डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है, होमियोस्टेसिस का वो इवेंट है जिसमें बॉडी अपना जो एक डिजायर्ड टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स वो मेंटेन करती है। यानी जो अगर सराउंडिंग में कोई टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो उसको टेम्परेचर को सेंस करने के बाद बॉडी जब अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है एक रिक्वायर्ड लिमिट पे, तो उस प्रोसेस को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। यानी इट इज़ अ प्रोसेस टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट और अप टू द रिक्वायर्ड लिमिट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टेम्परेचर इन इट्स सराउंडिंग। अब ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन हम एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, कौन सा फ्लक्चुएट करता रहता है, किसका कांस्टेंट रहता है, किसका चेंज होता रहता है, इसकी बेस पे अगर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करें तो हमारे पास टू टाइप्स बनती हैं एनिमल्स की। एक जो टाइप बनती है उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या इनको हम दूसरा नाम देते हैं पाकिलोथर्म्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता रहता है। जब बाहर के टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो इनकी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ऑल्दो कि ये कॉन्सेप्ट बाद में रिजेक्ट हो गया था, लेकिन अभी तक हम इसकी बेस पे भी एनिमल को क्लासीफाई करते हैं। इसमें हमारे पास जो एनिमल्स इंक्लूड थे वो आर्थ्रोपोड्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स थे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन, ये जो डेफिनेशन थी एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, ज़्यादा साइंटिफिकली लॉजिकफुल नहीं थी। क्यों कि हम देखते हैं कि एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में हाइबरनेशन भी है, एस्टिवेशन भी है। फिशेस जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है अपर सरफेस ऑफ वाटर में तो फिशेस वहाँ पर मूव करती हैं और रात के वक्त डीप इनटू द वाटर मूव करती हैं। सेम फॉर आर्थ्रोपोड्स भी है। तो इसका मतलब है कि दे हैव सर्टेन अदर मैकेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो उसकी बुनियाद पे फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनको हम नई टर्म के साथ हमने इन एनिमल्स को रिलेट किया। लेकिन पुरानी क्लासिफिकेशन में इनको कोल्ड ब्लडेड या पाकिलोथर्म्स में कैटेगराइज्ड किया गया था। इसी के साथ जो दूसरी टर्म इस्तेमाल होती थी वो थी वार्म ब्लडेड की। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, या उनको हम नाम देते थे होमियोथर्म्स। इनमें बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इज अ मैमल, तो ये इसमें क्लासीफाई थे। इस डेफिनेशन के मुताबिक ये जो होमियोथर्म्स थे इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बेशक बाहर एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ जाए ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस डेफिनेशन के मुताबिक ये एनिमल्स जस्टिफाई नहीं होते थे, इसलिए फिर हमने एक और बेस बनाया एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। दैट वाज द सोर्स ऑफ बॉडीज हीट। यानी जो बॉडी हीट है उसकी सोर्स, क्या वो बॉडी हीट बॉडी खुद जनरेट करती है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या फिर क्या ऑर्गेनिज्म की बॉडी सराउंडिंग से हीट गेन करती है टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर। तो उसकी बेस पे हमने एनिमल्स को फिर फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई किया। और वो जो टाइप्स थी उनमें एक आती है हमारे पास एक्टोथर्म्स बेसिकली वो एनिमल्स हैं जिनका अपना मेटाबॉलिक रेट इतना तेज़ नहीं होता, इतना फास्ट नहीं होता कि वो अपने लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करे। सो दीज एनिमल्स हैव लो मेटाबॉलिक हीट टू मीट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनकी हीट इतनी कम होती है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मीट नहीं कर पा रहे होते। दैट इज़ वाई ये अपनी सराउंडिंग से भी हीट को गेन करते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को राइज करते हैं। और जो इनका बॉडी टेम्परेचर राइज होता है ये अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो एफिशिएंटली परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मॉस्कीटोज़ और ये फ्लाइज जो होती हैं, हाउस फ्लाइज, ये हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। इसकी वजह यही होती है कि उनको जो एक्सटर्नल हीट चाहिए होती है वो उनको मिल नहीं रही होती और अल्टीमेट फिर वो अपने आप को गर्म जगहों पे
हाइड करने की कोशिश करते हैं टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। कम टेम्परेचर में आप देखोगे कि आउटर एनवायरनमेंट में आपको ये एनिमल्स इतने नहीं मिलेंगे, इंसेक्ट्स वगैरह, लेकिन आपको विद इन द रूम, कमरे के अंदर, बेड्स में, कर्टन्स की साइड्स पे ये एनिमल्स मिल सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो रूम का इंटरनल टेम्परेचर है वो आउटर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और ये हीट गेन कर लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इसमें हम क्लासिफाई करते हैं आर्थ्रोपोड्स को, इवन फिशेस को, एम्फीबियंस को और रेप्टाइल्स को। इंग्वाना इसमें एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, विच यूज टू गो फॉर सन बास्क। सुबह के वक्त वो सूरज की रोशनी पे पड़े रहते हैं, हीट गेन करते रहते हैं। जब उनका बॉडी टेम्परेचर अपनी एक लिमिट पे मेंटेन होता है तो उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म एफिशिएंटली कर सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है इसमें वो हैं एंडोथर्म्स। जो एंडोथर्म्स होते हैं ये अपनी जो इनकी बॉडी है वो अपनी जो हीट है, यानी उनकी जो मेटाबॉलिक हीट है, दैट इज सफिशिएंट टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज मेंटेन्ड बाय देयर ओन मेटाबॉलिक हीट। दे नेवर गो फॉर हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। इनमें हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन भी है, लेकिन इनमें नहीं है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास बर्ड्स आते हैं, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। सो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन द मैन। थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज, थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन मैन, थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन मैन। ह्यूमन में ब्रेन में देयर इज हाइपोथैलेमस जो कि एक थर्मोस्टेट का रोल प्ले करता है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का पार्ट है और इट एक्ट एज थर्मोस्टेट। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट मेंटेन करके रखता है, ना उससे ये ऊपर जाने देता है ना नीचे जाने देता है, और ये रेगुलेट करता है बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी बॉडी दो किस्म की कंडीशंस फेस करती है और उसके मुताबिक फिर अपना रिस्पॉन्ड भी करती है। पहली कंडीशन होती है हाइपरथर्मिया, जब बॉडी का टेम्परेचर अबव 37 डिग्री हो रहा होता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर जा रहा होता है, उसको एक्सीड कर रहा होता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। उस वक्त हाइपोथैलेमस क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करता है कि ये टेम्परेचर जो ऊपर जा रहा है ये डाउन हो जाए, तो उसके लिए टू मैकेनिज्म जो है वो ऑप्ट किए जाते हैं, टू स्ट्रेटजीज ऑप्ट की जाती हैं इसमें टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। टू स्ट्रेटजीज ऑप्ट की जाती हैं। एक वो एक्टिविटी जिसमें ब्लड की वेसल्स डायलेट हो जाएं, स्पेशली इन केस ऑफ स्किन एरिया। जो हमारा स्किन एरिया है उसमें जो ब्लड की वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेजो डायलेशन। ये जो वेजो डायलेशन है इसमें ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है स्किन की तरफ, और बॉडी से जो हीट है जो ब्लड के अंदर है वो डेसिपेट होती है इनटू द एनवायरनमेंट। एक तो ये प्रोसीजर ऑप्ट होता है, और दूसरा जो प्रोसीजर ऑप्ट होता है वो होता है स्वेटिंग का। एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो उस रूल को फॉलो करते हुए बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं, और जब बॉडी में स्वेटिंग होती है तो बॉडी की हीट लॉस्ट होती है और अल्टीमेट जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो डाउन होके अप टू द रिक्वायर्ड लिमिट आ जाता है, दैट इज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज हाउ हमारी बॉडी जो है वो हाइपरथर्मिया में इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। ये दो जो उसके वेज होते हैं हमारे बॉडी के वो परफॉर्म्ड होते हैं अपने टेम्परेचर डाउन करने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर टेम्परेचर जो है वो बिलो 37 हो जाए तो उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं हाइपोथर्मिया। जो हाइपोथर्मिया है ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी टेम्परेचर जो है दैट इज बिलो 37 डिग्री, 37 डिग्री से बिलो है या बिलो होता है, तो उस वक्त फिर हमारी बॉडी में कौन सी स्ट्रेटजीज इंड्यूस होती हैं टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर अप टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उस वक्त दो किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जनरेट होती हैं। एक थर्मोजेनेसिस है
दैट इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस जिसमें बॉडी अपने अंदर हीट को जनरेट करती है, इट कैन बी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, इट कैन बी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हमारे थायराइड ग्लैंड्स रोल प्ले करते हैं, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होती है जो मेटाबॉलिक हीट मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं ये शिवर करते हैं, उनमें मौजूद ग्लाइकोजन और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और फिर अल्टीमेटली हीट जनरेट होती है और उससे बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। तो हाइपोथर्मिया की स्टेट से हम निकलते हैं बाय डूइंग शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और बाय डूइंग नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग को हम उर्दू में कपकपी कहते हैं, कांपना, कि बॉडी कांप रही होती है और उस कांपने की वजह से एक्चुअली बॉडी में हीट जनरेट हो रही होती है और वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती है। उस इवेंट को हम बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और साथ ही जो दूसरा प्रोसीजर ऑप्ट होता है इस प्रोसेस को डील करने के लिए वो होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। जो खून की नालियां होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड फ्लो सुपरफिशियल एरियाज में रिड्यूस हो जाता है और अल्टीमेट बॉडी से जो हीट लॉस है उसका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और यूं बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंजर्व होने लग पड़ता है, हीट कंजर्व होने लग पड़ती है और वो जो हीट कंजर्व होती है वो बॉडी टेम्परेचर को दोबारा राइज करती है बिलो 37 अप टू 37, कि वो 37 से जो टेम्परेचर नीचे था वो दोबारा राइज्ड हो और आप हाइपोथर्मिया की स्टेट से बाहर आ सकें। सो हमारे पास 2 मेथड्स हैं हमारी बॉडी में। वन इज़ हाइपरथर्मिया, जब बॉडी का टेम्परेचर 37 से अबव होगा तो हमारी बॉडी कैसे डील करेगी, और दो सेकेंड प्रोसीजर है हाइपोथर्मिया, कि जब टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जब बॉडी का टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी में 3 किस्म की स्ट्रेटजीज जो हैं वो परफॉर्म्ड होती हैं। एक होती है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस के 2 वेज होते हैं, एक होती है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और एक होती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड्स अपना रोल प्ले करते हैं और वो बॉडी में मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करते हैं, जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में कपकपी की सूरत हाल जनरेट होती है, जिस्म कांपता है, दैट इज कॉल्ड शिवरिंग। उसकी वजह से जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, उनमें जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, ऑक्सीडाइज होते हैं और उससे भी हीट जनरेट होती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। क्योंकि हाइपोथर्मिया में ज़रूरत होती है बॉडी के टेम्परेचर को 37 तक लेकर जाना, यानी बिलो से राइज करना। नेगेटिव फीडबैक है ये भी। साथ ही जो दूसरा इवेंट चल रहा होता है वो वेजो कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर वेजो डायलेशन थी, हियर इट इज वेजो डायलेशन। अब उसके इन्वर्स है वेजो कंस्ट्रक्शन। स्किन के एरिया में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वहाँ ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है ताकि बॉडी की हीट लॉस ना हो और हीट बॉडी कंजर्व कर सके अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए। और साथ ही एक और इवेंट भी होता है पाइलो इरेक्शन, जिसमें आपकी स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो भी इरेक्ट हो जाते हैं और वो भी एक इंसुलेटिंग लेयर का रोल प्ले करते हैं ताकि बॉडी से हीट लॉस ना हो और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाए। तो दिस इज़ हाउ हमारी बॉडी जो है वो हाइपोथर्मिया में कैसे रिस्पॉन्ड करती है और हाइपरथर्मिया में किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। आई होप सो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे।